2 बार मेंस दिया बट कुछ-कुछ मार्क्स से रह गया। तो आखिरकार सोचा कि अब आईटी में ही करियर बना लूँगा। अब यूपीएससी को छोड़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। बट तो बट मेरा भाई था, उसने बोला कि एक अटेम्प्ट और दे दो, तो मैंने दे दिया फिर एक अटेम्प्ट और उसके बाद शायद भगवान की मर्ज़ी मैं बात करूँ, जो एक मोटिवेशनल मटीरियल आजकल हम देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर है, तो उसकी बाढ़ में ना डूबकर या फिर जो कोचिंग सेंटर्स हैं, इनके चक्कर में ना फँसकर अपना यूपीएससी के बेसिक्स को समझें। मेरा नाम है निर्मल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा। आज हमारे चैनल के गेस्ट अजय कुमार सर हैं, जो 2022 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और सर फिलहाल बिलासपुर में प्रोबेशन आईपीएस ऑफिसर हैं। सर सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं आईपीएस हूँ 2021 बैच का। जी। जो मैंने यूपीएससी 2020 का एग्ज़ाम क्लियर करके मुझे आईपीएस एलोकेट हुआ। मैं मूलतः दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट में एक क्लर्क से शुरू किया था और वो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट सर्विस से। मेरी माता जो हैं वो एक हाउस मेकर हैं। उसके अलावा मेरे 2 भाई हैं, दोनों के दोनों जॉब कर रहे हैं। मैं अब यहाँ पर बिलासपुर में अभी आईपीएस प्रोबेशनर हूँ। सर आप साधारण सा फैमिली बैकग्राउंड है आपका, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था जो आप यूपीएससी क्लियर किए? एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैं स्कूलिंग तो मेरी दिल्ली से ही हुई, केंद्रीय विद्यालय से मैंने स्कूलिंग की है जी। उसके बाद मैंने अपना बीटेक किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, दिल्ली का ही आईपी यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं आईटी सेक्टर में मैंने कुछ साल काम किया जी। और फिर यूपीएससी का 2020 का एग्ज़ाम क्लियर करके मैं आईपीएस एलोकेट हुआ। सर एज ए प्रोबेशन आईपीएस ऑफिसर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? हम लोग जब एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स से गुजरना होता है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है मसूरी में। वहाँ पर एक जॉइंट फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज की सबकी जॉइंट ट्रेनिंग होती है। तो उधर हम लोग का फाउंडेशन कोर्स हुआ, जहाँ पर हम लोग को जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। मसूरी में लगभग 3.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारा फ़ेज़ 1 जो राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी है हैदराबाद, वहाँ शुरू होता है। उस लगभग 11 से 11.5 महीने की ट्रेनिंग में हम लोगों को डिफरेंट जो कानून हैं, उन कानूनों के विषय में हमको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हम लोगों को फिज़िकल फ़िटनेस के ऊपर काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके अलावा हमारे डिफरेंट अटैचमेंट्स रहते हैं, जहाँ पर हम लोग जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, चाहे वो आपका आर्मी हो या फिर आपकी सीएपीएफ्स हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, इन सब के साथ हमारे अटैचमेंट होते हैं। इसके अलावा हम लोग के डिफरेंट अटैचमेंट्स और भी रहते हैं, जहाँ पर हम लोगों को प्रैक्टिकल पुलिसिंग के एस्पेक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि हम लोगों के पुलिस स्टेशन विजिट्स होते हैं रेगुलरली, जहाँ पर हम लोग को पुलिस स्टेशन में जा कर के कैसे एक साधारण से पुलिस थाने का कार्य चलता है, उसके बारे में हम लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही हम लोग के अलग अटैचमेंट्स रहते हैं, जैसे इलेक्शन अटैचमेंट रहता है, जिस पे हम लोग को किसी भी, जैसे हम लोग के ट्रेनिंग के टाइम पर कर्नाटका में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो उस चुनाव के दौरान हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कर्नाटका के गए, जहाँ पर हम लोगों ने चुनाव संबंधी प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा हम लोग जो है बंदोबस्त ड्यूटी में भी हमारी ड्यूटी लगी, जहाँ पर हैदराबाद में जो गणेश उत्सव है, जो कि बहुत बड़ा एक महोत्सव हम देखते हैं कि हैदराबाद में है, उसमें हमारी बंदोबस्त ड्यूटी लगी, जहाँ पर हम लोगों ने जो एक भीड़ भाड़ है, क्राउड मैनेजमेंट और एक बंदोबस्त एक त्यौहार के टाइम पर जो रहता है, उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली। इसके अलावा जो एनपीए की ट्रेनिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहता है और जो कि काफ़ी हम प्रोबेशन में उसके लिए देखते हैं कि जल्दी से आए, वो एक भारत दर्शन रहता है जी। तो भारत दर्शन के दौरान हम लोगों को भारत के डिफरेंट कोनों में भेजा जाता है, जहाँ पर हम वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है या और वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखते हैं। उसके अलावा वहाँ की जो कल्चर है उसको समझते हैं, वहाँ के रहन सहन को समझते हैं और वहाँ की उसके साथ साथ ही वहाँ के जो विभिन्न सीनियर अधिकारी लोग हैं, उनसे मिल करके वहाँ की जो कानूनी व्यवस्था है उसके बारे में भी हम लोग प्रशिक्षण पाते हैं। थैंक यू सर, आपने एनपीए के ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया जी। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि एनपीए का ट्रेनिंग जो रहता है और उसको जब आप फील्ड में आते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, क्या चैलेंजेस रहता है? एनपीए की जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी साइंटिफिक वे में डिज़ाइंड है जी। तो वो पुलिसिंग के हर एस्पेक्ट को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही विस्तृत रूप में वो छूती है।
तो मैं अगर कहूँगा कि जो एनपीए की ट्रेनिंग थी उसने पूरी तरीके से वो कोशिश करता है कि अपने जो अफ़सर हैं उनको वो तैयार करके फ़ील्ड में भेजे, जिससे कि हर स्थिति से वो निपटने में सक्षम हो। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो फ़ील्ड है उसके अपने खुद के चुनौतियाँ हैं। हम लोग जब एनपीए में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही आदर्श स्थिति में, बहुत ही आइडियल सिचुएशंस में हम लोग ट्रेनिंग पा रहे होते हैं। लेकिन फ़ील्ड में आकर के हम लोग को हर दिन नए चैलेंजेस, हर दिन नई चुनौतियों से हमें जूझना होता है। तो एनपीए की ट्रेनिंग तो ख़ैर काम आती ही है, उसके साथ-साथ जो ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग है, जो अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो इसके साथ भी हम लोग एक लाइफ़ लॉन्ग प्रोसेस है जो पुलिसिंग है, उसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। तो इसके साथ सीखने के साथ-साथ ही हम लोग अपने में सुधार लाते जाते हैं और फिर इस तरीके से हम एक बेहतर सर्विस कर सकते हैं। सर आपका एक छोटा सा कार्यकाल था बिलासपुर में, और इस कार्यकाल में आपने एक भौकाल वाला माहौल बनाया। काफ़ी आपने नशे के विरुद्ध आपने कई सारे अभियान चलाए, और इस वजह से आपकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर सच नाइस वर्ड्स। बिलासपुर का जो अनुभव मेरा रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। जी। बिलासपुर बहुत ही सुंदर शहर है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा सहयोग करने वाले हैं और उसके साथ-साथ मुझे जो एक मार्गदर्शन मिला, जो सीनियर अधिकारी, चाहे वो आईजी सर के रूप में हो, अभी आईजी सर अजय यादव सर थे, उनसे काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। फिर उनके बाद संजीव शुक्ला सर आए, उनसे भी मुझे लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा और उसी तरीके से एसपी संतोष सिंह सर और अभी एसपी रजनीश सर और जो एडिशनल एसपीज़ हैं हमारे, उनसे लगातार मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, जिसके कारण मैं कुछ सीख पाया, जितना मैं जी। सीख सकता था। जी। काफ़ी कुछ करना चाहता था, उसमें से कुछ कर पाया, काफ़ी कुछ रह गया। जी। बट ये जो अनुभव रहा इस कार्यकाल का वो बहुत ही अच्छा रहा और बिलासपुर तो मेरे एक काफ़ी करीब हो गया है, तो जी। मैं सिर्फ़ एक ग्रेटफुल हूँ इस एक्सपीरियंस के लिए। आपके इस कार्यकाल में कई सारे अचीवमेंट्स भी थे और कई सारे यादें भी होंगी। कोई एक अचीवमेंट या कुछ ऐसा केस जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा या जिसको सॉल्व करने में आपको मज़ा आया? पुलिसिंग में तो आप हर दिन नए केसेस से डील करते हो, जी। आपको हर दिन नए-नए तरीके के लोगों से आपको डील करना पड़ता है। जी। कई बार ऐसी चोरियाँ पकड़ी जिनसे पकड़ने के बाद एक जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो एक सैटिस्फैक्शन मिला। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो एक कई बार कुछ फैमिलीज़ हैं जो कि नशे के कारण वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी जगह पर हम लोगों ने काउंसलिंग कराई। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब वो फैमिलीज़ जब उनकी सिचुएशन ठीक होती है, वो फैमिलीज़ फिर से पास आ जाती हैं, तो आपको जो सैटिस्फैक्शन मिलता है वो बहुत अच्छा है। बाकी लगातार मतलब एक्साइटमेंट तो था ही, चाहे वो रेत पे कार्रवाई हो, हम लोग रात में रेड मारने जा रहे हैं या जी। अर्ली मॉर्निंग रेड मारने जा रहे हैं या फिर शराब की भट्टी पर कार्रवाई हो। जो अवैध शराब की भट्टियाँ थी, कुछ जंगलों में बनी हुई थी, जहाँ पर इतना दुर्गम रास्ता और फिर उधर रेड मारना, लंबी ट्रैकिंग करके जंगल के बीच, कई बारी नाव वगैरह का सहारा भी लेना पड़ा। तो उस तरह से तो मैं कहूँगा कि हर दिन ही एक तरीके से एक नया एडवेंचर था। जी। तो हर दिन एक यादगार पल था। जी। सर मैं अब यूपीएससी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा आपसे बात करना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी जर्नी कैसी रही? अ, देखिए यूपीएससी की जर्नी सोचा नहीं था कभी यूपीएससी ऐसे क्लियर करेंगे। जी। आई रिमेंबर कि मेरे स्कूल में एक टीचर थी, तो कुछ अच्छे मार्क्स आ गए थे स्कूल में, तो टीचर ने बोला कि अजय तो आईएएस बनेगा। तो उस टाइम पर मैम की बातों पर थोड़ा-सा ऐसा लगा कि मैम कहाँ बहुत मुश्किल है। पर फिर सोचा, फिर जैसे मैंने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं जॉब में आ गया आईटी सेक्टर में। तो आईटी सेक्टर में तो जॉब की, उसके बाद लगा कि ठीक है एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के देखते हैं। तो एक बार दिया एग्ज़ाम, उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर हुआ लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो फिर एक आभास हुआ कि हाँ, कर सकते हैं, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस के लिए थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। फिर 2 बार मेंस दिया बट कुछ-कुछ मार्क्स से रह गया। तो आखिरकार सोचा कि अब आईटी में ही करियर बना लूँगा, अब यूपीएससी को छोड़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो बट मेरा भाई था, उसने बोला कि एक अटेम्प्ट और दे दो, तो मैंने दे दिया फिर एक अटेम्प्ट और उसके बाद शायद भगवान की मर्ज़ी थी, सर्विस में आना था, तो वो अटेम्प्ट मेरा 2020 में क्लियर हुआ और उसके बाद में मुझे आईपीएस एलोकेट हुआ। सर मेरे व्यूअर्स के लिए आप यूपीएससी का क्या टिप्स देना चाहेंगे, जो अभी तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी के एस्पायरेंट से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी जो है एक बेसिकली एक ऐसा एक एग्ज़ाम है जो कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए और मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबे आवर्स आप पढ़ रहे हैं, बट आप एक जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी पढ़ाई जो है बहुत टारगेटेड होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक अपना सिलेबस मालूम होना चाहिए, यूपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ जो एक मोटिवेशनल मटेरियल आजकल हम देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर है,
तो उसकी बाढ़ में ना डूबकर या फिर जो कोचिंग सेंटर्स हैं इनके चक्कर में ना फंसकर अपना यूपीएससी के बेसिक्स को समझें, कैसे सिलेबस है और किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, उस तरीके से पहले अपनी प्लानिंग कर लें कि किस तरीके से हमें अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक दिशा देनी है। और उसके बाद फिर जो अपनी टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपनी जो मूल्यांकन, अपना जो कंटिन्यूस एवेल्युएशन है वो करते रहें। और इवैल्यूएशन के बाद आप जब भी कमियां पाते हैं तो एक सेल्फ एनालिसिस अपना हर बार करते रहें, हर एक एवेल्यूएशन के बाद, और उस एनालिसिस के बेसिस पर आप जो एक रिवीजन कर करके अपने को इम्प्रूव कंटिन्यूसली कर सकते हैं। तो मेरा यूपीएससी के एस्पायरेंट से यही कहना होगा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मटेरियल के बर्डन के अंदर ना डालकर पहले इसकी एग्ज़ाम की नीड्स और जिस एग्ज़ाम की डिमांड है उसको समझें और उसके बेसिस पर ही अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। जैसा कि यूपीएससी का जो जर्नी रहता है 3-4 साल बहुत थका देने वाला रहता है, और आपके साथ भी हुआ था सर कि आप भी तैयारी करते करते डिमोटिवेट हो जाते थे, अपने इवन लास्ट अटेम्प्ट में देना ही नहीं, आप छोड़ रहे थे कि यूपीएससी की तैयारी मैं नहीं करूँगा। तो जब वो डिमोटिवेशन होता है तो उस तरीके वहाँ से कैसे ओवरकम करें अपने आप को? देखिए, यूपीएससी जो है एक ऐसा एक एग्ज़ाम है जो काफ़ी कुछ आपसे डिमांड करता है। वो आपके जो जो ज़िंदगी के बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो साल हैं वो आपसे वो मांगता है जी। प्रिपरेशन में। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन लकीली ये था कि मैं इसके साथ साथ जॉब कर रहा था। जी। तो जो मैं जॉब कर रहा था तो आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा था, जो कि अच्छा खासा सैलरी देती है, और उसके साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी होता था। तो मैं उसके साथ साथ पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे साथ एटलीस्ट एक बैकअप ऑप्शन था। तो अगर मुझे पता था कि यूपीएससी अगर एक बार नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास एक आईटी सेक्टर में एक करियर है, तो मैं उस दिशा में जा सकता हूँ। जी। तो बट मैं यही कहूँगा कि जो एग्ज़ाम है थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, लेकिन अगर अगर आप टारगेटेड मेहनत करो और एक डेडिकेशन के साथ मेहनत करो तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। फिर भी उसके साथ-साथ आप जो एक अनसर्टेनिटी एक फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई एक बैकअप ऑप्शन आप रख सकते हैं विदाउट हैम्परिंग आपका जो डेडिकेशन है यूपीएससी की तरफ, तो आप ज़रूर वो बैकअप ऑप्शन रखिए। सर आप आईटी सेक्टर में जॉब करते थे, कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कहाँ ये आप आईपीएस ऑफिसर हार्डवेयर, फुली अपराधी के साथ निपटना है, अपराधी को पकड़ना है, तो कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, मतलब डिफरेंस तो है बहुत ज़्यादा। वहाँ जी। पर आप एक डेस्क जॉब करते हैं, आप 9 टू 5 एक क्यूबिकल में बैठे रहते हैं कंप्यूटर पर, जी। जहाँ पर आप कोडिंग करते हैं, कोडिंग में आने वाले इशू को रिज़ॉल्व करते हैं। तो बट पुलिसिंग में हम देखते हैं कि हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, हम लोग मर्डर इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं। बट लार्जली एक चीज़ वो देखा जाए तो एक फ्रेमवर्क है वो दोनों में ही है, और कुछ-कुछ समानताएँ भी हैं कि जी। यहाँ पर हम लोग बात करें तो जैसे आप कुछ एक स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं कोडिंग में, तो एक एल्गोरिथम बोलते हैं। तो जी। सेम वे में हमारे पास क्राइम के भी इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स होते हैं। तो हमको जी। एक क्राइम को भी एक सिमिलर वे में इन्वेस्टिगेट करना है। जी। तो वो चीज़ें हैं, बट कंपेयर टू कि कोडिंग जहाँ पे आप लोग एक लिमिटेड डायमेंशन में काम करते हैं, पुलिसिंग आपको विभिन्न आयाम देती है काम करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइंग जॉब है। जी। तो सर बिलासपुर का एक महत्वपूर्ण थाना है रतनपुर, और एक समय वो छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी, और वहाँ महामाया देवी मंदिर है, तो आए दिन वहाँ वीआईपी प्रोटोकॉल रहता है और नवरात्रि का रहता है। तो उस थाने के आप प्रभारी थे, तो कैसा रहा था आपका वहाँ का एक्सपीरियंस? रतनपुर में जो एक थाना प्रभार मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान मिला लगभग 3 महीने का, जी। तो काफ़ी ज़्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, जहाँ पर बहुत सारी लर्निंग्स हुई। मेरा सौभाग्य रहा कि उस दौरान हमारे जो चैत्र के नवरात्रे पड़ते हैं, तो वो भी उसी दौरान पड़े। उन नवरात्रों में जो काफ़ी श्रद्धालु उस एरिया में आते हैं, तो कैसे मंदिर में नवरात्रा व्यवस्था लगाई जाती है, तो उसको काफ़ी क्लोज़ली देखने का मौका मिला, उसको मॉनिटर और मैनेज करने का भी एक अवसर मिला। उसके साथ-साथ ही अभी हमारा जो लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनाव के दौरान पूरी तैयारी के दौरान मैं उसी क्षेत्र में था। वो कैसे हम लोगों ने तैयारी की चुनावों के दौरान, और फिर कैसे एक सक्सेसफुल चुनाव हम लोगों ने कंडक्ट कराए। तो उसके साथ जो जुड़ी हुई जो चुनौतियाँ हैं और जो संघर्ष रहता है हमारे जो चुनावी प्रक्रिया को एक सक्सेसफुल बनाने में, उसको काफ़ी करीब से देखा। तो उसके तहत उसके अलावा जो एक रतनपुर क्षेत्र है, काफ़ी हिस्टोरिक उसकी मान्यता है, तो काफ़ी वीआईपी मूवमेंट वहाँ पे रहा, तो उसके तहत कैसे एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सब समझने का एक मौका मिला। और उसके साथ-साथ एक रमणीक स्थल है वो,
तो वहाँ के लोगों से भी काफ़ी मिलने जुलने का मौका मिला। जी। तो कुल मिलाकर के बहुत ही ज़्यादा ये सुखद एक अनुभव रहा मेरा। थैंक यू सर, आपका रतनपुर का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा और आपके कार्यकाल में ना मुझे लगता है कि वहाँ का सबसे अभी तक का अगर ग्राफ देखा जाए, क्राइम ग्राफ, तो सबसे कम आपके कार्यकाल में रहा। आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं और आपके कंधे पे सिंगल स्टार है, तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो सिंगल स्टार आईपीएस प्रोबेशनर के लिए सिंगल स्टार रहता है। जी। कुछ स्टेट्स में प्रोबेशनर 2 स्टार भी पहनते हैं। तो जब प्रोबेशन एंड होता है तो हम लोग 3 स्टार या अशोक एम्बलम पहनते हैं, और वंस वी बिकम एसपी तो फिर हम लोग एक अशोक एम्बलम और 1 स्टार पहनते हैं। फिर सक्सेसिवली ऐसे हम लोग का रैंक चेंज होता है, जैसे ऐसे डीआईजी बनते हैं, आईजी बनते हैं, या एडीजी या उसके ऊपर डीजी बनते हैं, तो ये रैंक्स चेंज होती रहती है। जी। इसका क्या रहता है सर टाइमिंग है, मतलब ड्यूरेशन क्या रहता है, कब तक आप सिंगल स्टार पहन के आप काम करेंगे? जो एक प्रोबेशन है वो लगभग 2 साल का रहता है हमारी ज्वाइनिंग के बाद से। तो अगर आप जैसे ही अपना प्रोबेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप लोग 3 स्टार ऑफिसर या फिर एक अशोक एम्बलम वेयर करते हैं, तो उससे आपकी प्रोबेशन तब उस टाइम पर एंड मानी जाती है। सर एक चीज मैंने ये भी देखा कि आईपीएस ट्रेनिंग पीरियड में और बाकी में आरआर लिखा रहता है, जी। तो ये क्या है, आरआर क्या है? तो आरआर का मतलब है रेगुलर रिक्रूट। जी। तो हम जैसे देखते हैं पुलिसिंग में एंट्री कई लेवल पर होती है। मूलतः माना जाए तो 4 लेवल पे हमारे यहाँ पर देखते हैं हम लोग एंट्री होती है, कि एक लेवल तो हमारा कांस्टेबलरी होगी, जो हम लोग देखते हैं आरक्षक लेवल पे भर्ती होती है, तो एक वो भर्ती होगी। दूसरा भर्ती हमारा उसी तरीके से एसआई लेवल पे, जो उप निरीक्षक लेवल है, उस पर भर्ती होती है। जी। और तीसरा लेवल हमारा होता है डीवाईएसपी लेवल, जी। जैसे सीजीपीएससी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है, तो तीसरा लेवल वो हो गया। और चौथा लेवल होता है हमारा जो यूपीएससी के थ्रू भर्ती होती है, आईपीएस। तो जो यूपीएससी के थ्रू जो भर्ती होती है आईपीएस की, तो उसको हम लोग रेगुलर रिक्रूट बैच बोलते हैं, तो वो आरआर बैच कहलाता है। अच्छा। तो मैं 75 आरआर से हूँ, तो इसलिए 75 आरआर मेरी यूनिफॉर्म पे था अभी कुछ टाइम पहले तक। जी। उसमें से 75, उसके बाद अगल 2023 वाले आएंगे वो 76 रहेंगे। 76। जी। तो ये जो बेसिकली हम देखते हैं, तो पहला जो आईपीएस का बैच रहा होगा आज़ादी के बाद, जो पहली पुलिस सर्विस रही होगी, जी। क्योंकि ये जो पुलिस सर्विस है वो शुरू आप देखते हैं कि ब्रिटिश टाइम्स चलती आ रही है। तो आज़ादी के बाद जो पहला बैच निकला वो फर्स्ट आरआर कहलाया। जी। उसी हिसाब से हम लोग 75 ईयर में थे इंडिपेंडेंस के बाद से, तो वो 75 आरआर कहलाया। जी, थैंक यू सर।